ब्रेक के बाद खास बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया जी से। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जो सवाल किया था उसी सवाल से आगे बढ़ेंगे। सर, क्या वजह रही? एक वक्त आप मायावती के बेहद करीब रहे, तमाम जो फैसले होते थे आपकी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, लेकिन 2006 में जब आपने सोचा कि अब राजनीति करनी है तो बीएसपी का दामन न थाम के आपने कांग्रेस का दामन थामा। देखिए, मैंने बताया कि मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ भी रहा और मायावती जी ने मुझे रखा अपना प्रमुख सचिव, तो मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया था। एक सरकारी अधिकारी के नाते मेरी तैनाती कहीं भी हो सकती थी और वो तैनाती उनके प्रमुख सचिव के रूप में थी और जहाँ मेरी तैनाती रही मैंने बहुत ही ईमानदारी से और निष्ठा के साथ में पूरा काम किया, वो हुआ। लेकिन जब रिटायरमेंट हुआ, जब सर्विस में नहीं रहा, तो मुझे व्यक्तिगत अपना फैसला करना था और व्यक्तिगत फैसला मैंने कांग्रेस के पक्ष में किया। जब मैं मुलायम सिंह यादव जी के साथ में था, जब मायावती जी के साथ में था, व्यक्तिगत रूप से लोगों से बात होती थी, तो मैं यही कहता था कि अगर राजनीति करनी हो तो वो कांग्रेस पार्टी ही है और बाकी तो व्यक्ति के ऊपर आधारित पार्टियां हैं। कब क्या हो, क्या निर्णय हो, उसका कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता। अगर वास्तव में देखा जाए, कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो वास्तव में जो राष्ट्रीय पार्टी कहलाई सकती है, जो पूरे समाज को एक साथ लेके वो राजनीति करती है। बाकी पार्टियां तो टुकड़ों में राजनीति करती है कि एक टुकड़ा उन्होंने पकड़ा उसके आधार पर राजनीति करे, दूसरे ने दूसरा टुकड़ा पड़ा, तीसरे ने एक टुकड़ा पड़ा, कहा कि बाकी बचे हुआ टुकड़ा मुझे चाहिए ही नहीं। तो इस तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की और मैंने यही सोचा कि कोई पद मिले या ना मिले, कहीं सांसद विधायक बनूं या ना बनूं, लेकिन राजनीति हमेशा हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ करता रहूँगा। इसी उद्देश्य को लेकर, इसी भावना को लेकर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, ना कि बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी। लेकिन सर, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो तो आपकी राखी सिस्टर भी रही, उन्होंने आपको राखी भी बांधी। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जहां मन में खटास आई होगी, कहीं विचार नहीं मिले होंगे। नहीं, मैंने बताया कि एक क्षेत्रीय दल रहता है जो व्यक्ति विशेष के कृपा के ऊपर आधारित रहता है और राष्ट्रीय दल है, उसकी कुछ संविधान है, संविधान के अनुसार व्यवस्थाएं हैं, उनकी मान्यताएं हैं और कांग्रेस पार्टी तो अपना देश को आज़ाद कराने में जिनका भूमिका मुख्य रूप से रही हो, उसके बाद देश के विकास करने में उनकी भूमिका रही हो। इन पार्टियों ने क्या किया? इन्होंने केवल अपना स्वार्थ सिद्धि की, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो इसलिए उनके साथ में कैसे अपने आप को जोड़ सकता था? तो सर, आपने राखी बंधवाई, क्या अब भी फोन आता है? अब भी आप मायावती जी के यहाँ जाते हैं? नहीं, अब कोई संपर्क नहीं है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद कोई संपर्क नहीं है और बल्कि लोकसभा सदस्य 2009 में चुनने के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से मेरी आलोचना भी की थी कि वो चले गए। तो कोई राज्यसभा के सदस्य वो भी है, मैं भी हूँ, आमना सामना होता है, दुआ सलाम होती है, उसके अलावा कोई नहीं। सर नहीं, ऐसा तो नहीं है जो स्थिति अब है बीएसपी में भगदड़ मची हुई है, आपने पहले ही जान लिया हो कि भाई जिस तरीके की स्थिति इस पार्टी की होने वाली है वहाँ इसी तरह का माहौल होगा? क्योंकि कहा जाता है आईएएस अफसर बहुत दूरदर्शी होते हैं, तो आपने तभी तो नहीं जान लिया था कि इस तरह का माहौल होगा? नहीं, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब मैं उनके साथ में था, कोई अधिकारी के रूप में था और अधिकारी की जहाँ तैनाती होती है वहाँ पर काम करते हैं। मेरी तैनाती प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के रूप में की तो मैंने अपना काम किया, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है और मैंने उचित नहीं समझा कि इन क्षेत्रीय दलों को ज्वाइन करूं। मैंने कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय दल है, अकेला राष्ट्रीय दल है, उसको ज्वाइन किया और अपनी राजनीति कर रहा हूं। और मुझे 10 साल से ज़्यादा समय हो गया राजनीति में आए हुए। मुझे बड़ा संतोष है कि मैंने सही निर्णय लिया और अपनी क्षमता का सही उपयोग कर रहा हूं जनता की सेवा करने के लिए। सर, बीएसपी में आज जो माहौल है, तमाम लोग छोड़ के जा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, आर.के. चौधरी चले गए, ब्रजेश पाठक चले गए। आने वाले जो चुनाव हैं 2017 के विधानसभा के चुनाव, क्या स्थिति आप देख रहे हैं बीएसपी की? देखिए, जो लोग भी छोड़ के गए उनके व्यक्तिगत आधार रहे। आर.के. चौधरी ने कहा कि उनको टिकट काट दिया और उनके कहा गया कि उधर चले जाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कहा कि वो पडरौना के बजाय वो प्रतापगढ़ चले जाएं, रायबरेली चले जाएं।
उनके व्यक्तिगत आधार रहे होंगे। और लेकिन ये भी बात सही है कि जैसे उन्होंने आरोप लगाया, दोनों ने आरोप लगाया कि वहाँ पर कोई समाज की बात नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है, वहाँ केवल और केवल पैसे की बात होती है, वहाँ बोली लगती है। तो इसको तो हिंदुस्तान में किसी चौराहे पर जाके पूछ लें कि बहुजन समाज पार्टी में टिकटें कैसे मिलती हैं, तो बता दे कि कहाँ पैसे की बदौलत मिलती हैं, और पैसा अगर नहीं है तो टिकट वहाँ नहीं मिल सकती। आज गरीब से गरीब आदमी जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया, जो दलित समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो कभी सोच ही नहीं सकते कि हमको टिकट मिलेगा, क्योंकि दलितों से भी खूब पैसा उगाया जा रहा है। तो ये भी बात अपनी जगह सही है। तो जो व्यक्ति ये कहेगा कि बगैर पैसे के हमारा काम हो जाए, तो वो तो होगा नहीं, इसलिए लोगों ने छोड़ा है। और ये भी बात सही है कि जब देखता है जो टॉप का राजनीतिक कि यहाँ पर सार्वजनिक बात होती नहीं है, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि होती है, तो कितने दिन तक रहेगा, क्यों रहेगा? जनता भी जानती है, जनता फिर वोट नहीं देगी, वोट नहीं देंगे तो कहाँ रहेंगे। इसलिए आप सही कह रहे हैं कि जैसे भगदड़ मची है, लोगों को पता लग गया कि अब बहुजन समाज पार्टी आने वाली नहीं है, तो इसलिए कोई दूसरा रास्ता थामो, तो कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, तो इसी तरह से हुआ। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो तो बार बार रैलियों में कह रही हैं कि बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आप क्या समझते हैं कि मायावती ये कहेंगे कि हम हार रहे हैं और मेरी पार्टी से भगदड़ मची हुई है, वो इसलिए भगदड़ मची हुई कि मैं हार रही हूँ? ऐसा तो कोई भी नहीं कहेगा। डूबता से डूबता व्यक्ति यही कहेगा कि हम तो तैरते हुए किनारे पर लग जाएंगे, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। उनके कहने से उसमें कोई बदलाव होना नहीं है। हम अपने दर्शकों को बता दें, पीएल पुनिया जी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के सेकेंड टर्म चेयरपर्सन है, और रोहित वेमुला का जब मामला हुआ तो इन्होंने सरकार को निशाने पर रखा और उसको कटघरे में खड़ा किया। सर, रोहित वेमुला के मामले में जो न्यायिक आयोग था, जो कमेटी थी, उसने तो ये कहा है कि वो दलित नहीं थे, आप कह रहे हैं कि वो दलित थे। क्या सबूत है कि वो दलित थे? देखिए, इसमें जाति को लेके बहुत राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि वो दलित नहीं है, वो ओबीसी है। उससे क्या फर्क पड़ता है उनको? क्यों इतना जोर दे रहे हैं? और ये कमीशन बना है, उसका मैंडेट चार्टर देखिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखिए, उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि रोहित वेमुला आत्महत्या करने के पीछे क्या कारण रहे हैं, उसका पता लगाया जाए, और उन परिस्थितियां पैदा करने के लिए कौन दोषी है, उसका पता लगाया जाए। जाति के बारे में तो उसका मैंडेट ही नहीं है। लेकिन वाह रे वाह, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जुडिशल कमीशन को भी उन्होंने गंदा कर दिया और उनको भ्रमित करके इसके ऊपर भी अपनी रिपोर्ट दे दी, जो कि उसका मैंडेट के बाहर है। और वास्तव में जाति के बारे में केवल और केवल जो राजस्व रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, गुंटूर जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके कलेक्टर ने बहुत साफ साफ लिखा है कि ये ओबीसी नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट का है। इनकी 2006 में सर्टिफिकेट, एससी के सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, 2009 में हुए हैं, 2010-11 में हुए हैं। रोहित वेमुला की खुद की एससी सर्टिफिकेट जारी हुई है, उनके ब्रदर की, उनकी सिस्टर की सर्टिफिकेट जारी हुई है, और उनको एडमिशन मिला शेड्यूल कास्ट के नाते। वो शेड्यूल कास्ट के मुद्दों को उठाता था, शेड्यूल कास्ट के वजह से उनका डिस्क्रिमिनेशन हुआ, आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को नहीं पच पा रहा है कि वो शेड्यूल कास्ट थे और ओबीसी थे। ये वास्तव में इनके मंत्री को बचाना चाहते हैं, इनके वाइस चांसलर हैं उनको बचाना चाहते हैं, इनके एमएलसी हैं उनको बचाना चाहते हैं। एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ना लगे, मामला हल्का हो जाए और जैसे तैसे करे रफा दफा करा दें, लेकिन उनको ये तो पता ही नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वो शेड्यूल कास्ट को भी देखता है, मामलों को देखता है, और ओबीसी के मामलों को भी देखता है। तो अगर ओबीसी का है तो भी हम उसकी मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि उनके साथ न्याय हो, और जोर जबरदस्ती जो करने का प्रयास कर रहे हैं वो ना हो। सर, एक सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे, क्योंकि आप अनुसूचित जाति आयोग के चेयरपर्सन हैं। क्या वाकई जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, दलितों पर
अत्याचार बढ़ा है, आंकड़े क्या कहते हैं? मैंने सवाल पूछा था राज्यसभा में और तब तक एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं आई थी, तो उसमें बताया कि 47,000 से ज़्यादा क्राइम की फिगर्स ऐसी के खिलाफ 2014 की हैं और 2015 की 54,000 की हैं, 7,000 का इजाफा था। आज मैं अखबार में देख रहा था कि वो क्राइम कम हो गया, 54,000 से वो 45,000 हो गया। तो ये बड़ी कमाल की बात है। और लेकिन अगर ये देखा जाए क्राइम रेट निकाला जाता है कि 1 लाख की जनसंख्या पे कितना क्राइम हुआ, उसका रेट देखा जाता है। तो वो सबसे ज़्यादा राजस्थान है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद इनके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, उसके बाद बिहार है। ये इस तरह से इनके भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं उन्हीं में सबसे ज़्यादा है। जो कन्विक्शन रेट है, सज़ा लगभग 24% पिछले साल थी, अब की बार बताते हैं कि 27% है। लेकिन इनके अपने प्रदेशों में, गुजरात में क्या स्थिति है? गुजरात में पिछले साल 24% के मुकाबले 2.9%, 3% भी कन्विक्शन रेट नहीं है। जो सजा नहीं मिल रही है तो क्या दबाव बनेगा? क्या भाई दबाव बनना चाहिए, जल्दी से जल्दी मुकदमे निस्तारित हो, ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो, लेकिन सजा हो तो होती ही नहीं। सर लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी का तो सारा फोकस अब दलितों पर शिफ्ट हो गया है। तमाम उन्होंने योजनाएं शुरू की हैं और हैदराबाद में तो एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया कि दलितों को मत मारिए, मुझे मारिए अगर आपको मारना है। इस तरह के बयान के पीछे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये सही है, चुनाव आ रहे हैं तो बयान ही बयान देंगे। 2014 का जो चुनाव प्रचार हो उसमें भी बयान दिए थे, उसमें एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। जब 20 लाख हर अकाउंट में चला जाने का, महंगाई कम करने का, रोज़ 10 करोड़ रोज़गार देने का, ये कहाँ पूरे हुए? कहीं तो पूरे नहीं हुए। आप वो वहाँ जाके हैदराबाद में जाके तेलंगाना के वहाँ पर ये स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे गोली, दूसरे उनको ना करो, गोली मारनी हो तो मुझे गोली मारो। प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात करना शोभा देता है? अगर इनको वास्तव में गंभीर होते तो टी राजा सिंह, उनके तेलंगाना स्टेट के बीजेपी के चीफ व्हिप हैं, इम्पोर्टेंट नेता है, उन्होंने कहा था कि ऊना में जो दलितों की पिटाई हुई वो सही हुई और फिर करेंगे तो इनको फिर पीटेंगे। नरेंद्र मोदी जी वहीं जाते हैं जहां पर वो टी राजा सिंह है, वो नहीं दिखाई देता। भाई अगर उसके खिलाफ कार्रवाई करते, उसको पार्टी से निकाल देते तो उसका बड़ा संदेश जाता। लेकिन जो नाटक किया कि गोली मारनी हो तो मुझे मारो, इसके क्या माने हैं? लोग मजाक करते हैं। एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरह शोभा देता है? सर आप कह रहे हैं कि चुनाव आ गए, बयान इसलिए दिए जा रहे हैं। कुछ आपके भी बयानों की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि कांशीराम की मौत में मायावती का कहीं ना कहीं आपने उनमें कहा कि हो सकता है उनकी साजिश हो। दूसरा आपने कहा कि आरएसएस का जो ड्रेस कोड चेंज हुआ है, आपने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो बिकनी भी पहन ले तो। देखिए, काशीराम जी के बारे में जो हमने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा। काशीराम जी की माँ, उनके भाई, उनकी बहन, उन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है और वो उनसे, काशीराम जी से मिलना चाहते थे, ये मिलने नहीं दिया गया, उन पर बंदिश लगाई गई। कोर्ट के आदेश से उनको मिलने की इजाज़त मिली। तो मैं नहीं कह रहा, उनका परिवार कह रहा है। और इसका खुलासा दलित समाज चाहता है कि मायावती इसके बाद खुलासा करे। और जहाँ ड्रेस कोड की बारे में बात है, तो ड्रेस कोड कब बदल दें, क्या बदल दें, लेकिन वो अंदर से मानसिकता है, उसको कौन बदलेगा? जो दलित विरोधी मानसिकता है, जो मनुवादी मानसिकता है, वो तो भरी हुई है। जो मनुवाद, वर्ण व्यवस्था, उसके पोषक यही है। इसलिए वो हिंदुत्व की बात करते हैं। कभी कहते हैं कि साहब हिंदुओं की जनसंख्या बढ़नी चाहिए। क्यों चिंता हो रही है हिंदुओं की जनसंख्या? क्योंकि इनकी मानसिकता इस तरह की है। तो ये अब तो पूरी दुनिया जानती है, जनता जानती है, पूरा देश जानता है और इसका जनता जवाब लेगी। खास बात में फिलहाल वक्त है एक और छोटे सा ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीएल पुनिया जी से सवालों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा।